हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदांत अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर कर रहे थे कवर। उसका पार्ट ए हम कवर कर चुके हैं। अब हम पार्ट बी उसका कवर करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग से आप समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी में हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है मैन्युफैक्चरिंग की। साथ ही साथ हमने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखा, अलग अलग बेसिस पे, ओनरशिप के बेस पे देखा, उसके रॉ मटेरियल के बेस पे देखा, उसकी रॉ मटेरियल का बल्क कितना है, मतलब क्या वो प्रोडक्शन करती है, बल्क करती है या लाइट करती है, उसके हिसाब से देखा हमने। साथ ही साथ हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे जूट इंडस्ट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जूट इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट, जूट गुड्स एंड स्टैंड एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, फर्स्ट नंबर पे हम। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हम पहले स्थान पे हैं। प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम पहले स्थान पे। बट अगर मैं एक्सपोर्ट करने की बात करूं कि एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं, निर्यात हम कितना करते हैं, तो एक्सपोर्ट करने के मामले में हम बांग्लादेश से पीछे हैं, सेकंड नंबर पे। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर ही डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो डिमांड फुलफिल हमें करनी होती है, तब हम एक्सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश के पास इतनी डिमांड नहीं है तो वो सीधा एक्सपोर्ट ही करता है। ज़्यादातर जो मिल्स हैं, जूट मिल्स हैं, वो कहाँ पे स्थित हैं हमारे? वो स्थित हैं वेस्ट बंगाल के इलाके में। अब आपको और अच्छे से दिख रहा होगा कि जो ज़्यादातर हमारे जूट मिल है वो कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल में। मेनली अलोंग द बेल्ट ऑफ हुगली रिवर, जो हुगली रिवर है हमारी, उसकी जो नैरो बेल्ट है वहीं पे ज्यादातर हमारे जूट मिल स्थित है। द फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर कोलकाता इन 1855। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि पहला जो जूट मिल है वो कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, तो वो कोलकाता के पास एक जगह है रिसरा, रिसरा करके यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। आफ्टर पार्टीशन इन 1947 जूट मिल्स रिमेन इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश एस्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान। आज़ादी से पहले तक ईस्ट पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था और वेस्ट पाकिस्तान जो कि अब पाकिस्तान है वो भी भारत का हिस्सा था। तो जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के टाइम पर 1947 में 3/4 जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया थे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट होता था, वो कहाँ पे चला गया? बांग्लादेश की साइड, या फिर ईस्ट पाकिस्तान उस जमाने में हुआ करता था, उस पर चला गया। फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन इन हुगली बेसिन, जो हुगली बेसिन के पास जो ज़्यादातर प्रोडक्शन सेंटर है हमारे, क्यों है वहाँ पे, उसका सबसे बड़ा कुछ रीजन हम देखते हैं। प्रोक्सीमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, जो जूट जहाँ पे उगाया जाता है वे जो क्षेत्र है उनका ज्यादा होना वहां पे। साथ ही साथ इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट भी वहां पे ज्यादा है, महंगा नहीं है, इनएक्सपेंसिव है वो भी। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, चाहे रेलवे के नेटवर्क की बात करो, रोडवेज की बात करो, साथ ही साथ वाटरवेज की बात करो। मूवमेंट जो रॉ मटेरियल का फैसिलिटेट होता है वो किससे? हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वो भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। इसके अलावा वाटर जो प्रोसेसिंग के लिए चाहिए, रो जूट को प्रोसेस करने के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, हुगली रिवर से वो भी पॉसिबल हो जाती है। चीप लेबर वहाँ पे अवेलेबल है वेस्ट बंगाल से, या फिर अदर के जो स्टेट है, जो आसपास के स्टेट है, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से वहाँ पे चीप लेबर भी मिल जाते हैं। तो सभी की सभी जो कंडीशन है वो फेवरेबल है जूट की इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप करने के लिए। कलकत्ता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स, अर्बन सेंटर तो है ही कलकत्ता, 4 बड़े महानगरों में से एक है, और पहले के जमाने में तो बड़ा अच्छा इसका सेंटर हुआ करता था। बैंकिंग की फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस की फैसिलिटी हो, साथ ही साथ पोर्ट जो बंदरगाह वाली फैसिलिटी एक्सपोर्ट करने के लिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ चाहिए होती है इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसमें ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर कंडीशंस जो है वो फुलफिल हो रही है। तो इसलिए ये आइडियल सिचुएशन है किसी भी इंडस्ट्री को। आइडियल लोकेशन जो है जूट की इंडस्ट्री के लिए, वो आइडियल लोकेशन है कोलकाता के आसपास, हुगली के बेसिन के आसपास का रीजन। चैलेंजेस फेस बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन इंटरनेशनल मार्केट। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो वो क्या क्या फेस करना पड़ता है इस इंडस्ट्री को, वो जान लेते हैं। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में काफी कंपटीशन इसको मिलता है, किससे? सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल, पॉलीथीन बैग, पॉली बैग वगैरह। अब उससे पहले क्या करते थे हम? जूट के जो बने हुए थैले थे उसका इस्तेमाल करते थे। बट अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? पॉलीथीन है, वो सस्ता भी है इससे और टिकाऊ भी ज्यादा है, तो इसलिए इसके सब्स्टिट्यूट आ गए। बांग्लादेश से इसका कंपटीशन मिलता है,
ब्राजील इसका कॉम्पिटिटर है, फिलीपींस, इजिप्ट, थाईलैंड, यहाँ से भी हमें इसका जूट मिल को इसका कंपटीशन मिल रहा है। However, in the international demand has been on the increase. But अब क्या हो रहा है कि इसकी जो इंटरनेशनल डिमांड है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। गवर्नमेंट ने, सरकार ने कुछ पॉलिसीज बदली अलग अलग कंट्री की सरकार ने कि अब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम सिंथेटिक फाइबर का ज्यादा यूज नहीं करेंगे और ज्यादा यूज किसका करेंगे? जूट की पैकेजिंग का, क्योंकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इकोलॉजिकल फ्रेंडली है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड्स टू बी डाइवर्सिफाइड। डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो प्रोडक्ट है हमारे वो भी डाइवर्सिफाइड होने चाहिए ताकि कुछ नया मिलता रहे कस्टमर्स को। द मेन मार्केट्स, जो मेन मार्केट्स एक्सपोर्ट करने के लिए वो कौन सी है? यूएसए, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द मेन मार्केट्स फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ जूट, द मटेरियल मेड फ्रॉम जूट। जैसे कि हमारे थैले हो सकते हैं, पैकेजिंग का कोई माल हो सकता है, वो सब। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैज वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि हम प्लास्टिक को कम करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड वो करता है, तो इसलिए इसकी डिमांड अब बढ़ रही है। अब शुगर इंडस्ट्री की ओर चलते हैं। शुगर इंडस्ट्री इट स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। अगर हम शुगर के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया सेकंड नंबर पे है, दूसरे स्थान पे, बट ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस इन गुड़ एंड खंडसारी। ब्राजील फर्स्ट नंबर पे होल्ड करता है शुगर के प्रोडक्शन में। बट जब हम गुड़ और खंडसारी की बात करते हैं, गुड़ आप जानते होंगे, अगर जो लोग देहात से आते हों या फिर आजकल शुगर के पेशेंट, जो डायबिटीज के पेशेंट, डायबिटीज ना हो उसके लिए हम गुड़ का यूज करते हैं, रो शुगर जिसको बोलते हैं, गुड़ एंड खंडसारी, उसका यूज हम करते हैं, तो उसमें इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन होगलोक सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। द मिल्स आर लोकेटेड। मिल कहाँ पे है ज्यादातर? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है। बट अगर मैं बात करूं कि ज्यादातर शुगर इंडस्ट्री कहां पे एग्जिस्ट करती है, तो 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। दिस इंडस्ट्री सीजनल, ये इंडस्ट्री सीजनल होती है। आप जानते होंगे, जो लोग शुगर की बेल्ट से आते हैं, शुगर केन बेल्ट से आते होंगे, वो जानते होंगे कि जो नॉर्थ इंडिया में जो गन्ना उगाया जाता है उसकी कटाई के लिए 6 महीने ही मिलते हैं, 6 से 7 महीने। नवंबर से कटाई शुरू होती है और अप्रैल मई तक ज्यादा की जाती है। बट अगर हम बात करें साउदर्न स्टेट की, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तक भी, तो वहां पे गन्ने की जो इंडस्ट्री है, गन्ने की जो कटाई है, वो साल भर अलग अलग फसल के थ्रू चलती रहती है। इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी, इसीलिए क्या हुआ कि कुछ सालों से एक टेंडेंसी डेवलप हुई कि ज्यादातर मील जो है वो कहाँ पे शिफ्ट हुए, कहाँ पे कंसंट्रेट हुए? साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। जैसे कि महाराष्ट्र हुआ, तो साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली गई, क्योंकि गन्ने की अवेलेबिलिटी पूरे साल भर है और मील की जो रनिंग है वो पूरे साल भर रही, सीजनल ना होके वो पूरी ईयरली, एनुअली उसका प्रोडक्शन रहा। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट। और साथ ही साथ जो साउदर्न एंड वेस्टर्न रीजन है जो इंडिया के, यहाँ के गन्ने का सुक्रोज कंटेंट भी ज्यादा है। द कूलर क्लाइमेट एंड ऑल्सो इंश्योर अ लॉन्गेविटी क्रशिंग सीजन। और क्रश करने की सीजन की लॉन्गेविटी भी है, पूरे साल भर गन्ने को क्रश कर सकते हैं। मोरोवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे जो चीनी का प्रोडक्शन होता है तो या तो गवर्नमेंट ओन मिल के द्वारा किया जाता है या फिर वो प्राइवेट फैक्ट्रीज होती है। बट महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो शुगर मिल का जो प्रोडक्ट, वो जो शुगर का जो प्रोडक्शन है वो कोऑपरेटिव सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर। आगे बढ़ते हैं, मेजर चैलेंजेस देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो चुनौतियां, जो मेजर चैलेंजेस हैं वो इस इंडस्ट्री में क्या आते हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड सीजनल नेचर। पहली बात तो यही कि इस इंडस्ट्री का सीजनल नेचर है, 6-7 महीने मिलते हैं क्रशिंग करने के लिए, सीजनल नेचर। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, पुराने तौर तरीके आज भी प्रोडक्शन के वही यूज होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिले, कि जैसे इसमें दिक्कत क्या आती है कि अगर गन्ने को ज्यादा दिन होल्ड कर दिया जाए काटने के बाद, तो उसका वेट कम होने लगता है, उसकी जो सुक्रोजी कंटेंट है वो कम होने लगती है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग द केन टू द फैक्ट्री, द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। जो खोई जिसको बोलते हैं, बैगेज जो रॉ मटेरियल बाई प्रोडक्ट जिसका गन्ने का निकलता है, उसका कोई अच्छा इस्तेमाल हो, वो भी एक चुनौती हमें देखने को मिलती है।
मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री अब पढ़ेंगे, जो खनिज के ऊपर निर्धारित है, खनिज के ऊपर निर्भर करती है इंडस्ट्री, उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स, चाहे तो खनिज का यूज करती हो या फिर धातु का यूज करती हो रॉ मटेरियल के तहत, उन्हें क्या कहते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। कुछ नाम बताइए, कुछ नाम सोच के रखिए कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। मैंने पहले बताया भी था आपको, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह वगैरह। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो लोहा और स्टील की हमारी इंडस्ट्री है वो किस तरीके से वर्क करती है। पहली बात तो ये कि बेसिक इंडस्ट्री है बाकी सभी इंडस्ट्री के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की बात हो, मशीनरी बनाने की बात हो, इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो, तो वो ज्यादातर कहां से आते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है ये सेक्टर हमारा। हैवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। चाहे वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो, लाइट इंडस्ट्री हो, अपनी मशीनरी के लिए तो कम से कम इस पे डिपेंड रहता ही है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट, अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो इतने सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स हो या कंजप्शन वाले गुड हो, कंज्यूमर गुड्स हो, तो उन सब के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? हमें आयरन एंड स्टील की। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, अगर मैं प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात करूं स्टील का, ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये कहा जाता है कि स्टील, आयरन एंड स्टील का जितना कंजप्शन होगा उसे आकलन किया जाता है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास तौर से जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है वो ग्रोथ कर रहा है, साथ ही साथ कंट्री की डेवलपमेंट का इंडेक्स है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील। अगर ज्यादा प्रोडक्शन है, ज्यादा कंजप्शन स्टील का है, तो इसका मतलब कंट्री ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी बिल्ड हो रही है, डेवलप हो रही है। आयरन एंड स्टील इज अ हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हैवी इंडस्ट्री है। ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड आर हैवी, बल्कि इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी इसकी हाई होती है। आयरन ओर की अगर मैं बात करूं तो आयरन ओर, कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है किसके लिए? स्टील बनाने के लिए। उसकी रेशो क्या है? 4:2:1। तो ये याद रखिएगा कि जब स्टील बनाते हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? आयरन ओर की, कोकिंग कोल की, लाइमस्टोन की, 4:2:1 में। सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की भी क्वांटिटी डाली जाती है, और मैग्नीज की क्वांटिटी अगर हम बात करूं तो केवल 10 kg, 10 kg एनफ रहता है। 1 टन स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने में 10 kg मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियल लोकेटेड? तो स्टील प्लांट को हमें किस जगह लोकेट करना चाहिए? जो आपको पता चला गया कि क्या क्या चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, कोकिंग कोल चाहिए, साथ ही साथ हमें आयरन ओर चाहिए। रिमेंबर दैट फिनिश्ड प्रोडक्ट आर ऑल्सो नीडेड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उन्हें एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की, क्योंकि इसमें माल जो है, जो पूरा प्रोडक्ट जो बनता है वो बल्कि होता है, उसको अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। इन 2019 की अगर मैं बात करूं, 101 मिलियन टन ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन के साथ इंडिया दूसरे नंबर पे है। अगर हम क्रूड स्टील की बात करें तो चाइना के बाद भारत दूसरे पायदान पे आता है स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील प्रोडक्शन में, क्रूड स्टील के बाद। क्रूड स्टील के बारे में अगर बात करें, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन। और अगर हम स्पंज आयरन की बात करें तो भारत नंबर 1 पे है, 1। क्रूड स्टील में 2nd और स्पंज आयरन में 1st नंबर पे। इन 2019 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फिनिश्ड गुड स्टील इन द कंट्री, अगर हम पर कैपिटा कंजप्शन की बात करें 2019 की, वाज ओनली अराउंड 74.3 kg पर एनम। केवल कितना रहा? 74.3 kg पर एनम। और अगर वर्ल्ड की एवरेज की बात करें तो 229.3 kg। इसका मतलब भारत में स्टील का जो कंजप्शन है वो कम हो रहा है। इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है जो हमारी इंडस्ट्री का सेटअप है वो कम हो रहा हो। ये अंदाजा हम इस बात से भी ले सकते हैं कि इस बार की जो 100 यूनिकॉर्न है वो स्टार्टअप्स जो $1 बिलियन के ऊपर के हैं, सभी के सभी सेवा क्षेत्र से आते हैं, टर्सरी सेक्टर से आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से एक भी नहीं आता उसमें। तो मेरा मानना यह है, और बड़े बड़े अर्थव्यवस्था जो आर्थिक जानकार है, अर्थव्यवस्था के जानकार है, वो भी यही बोलते हैं कि हमारे देश में इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो हमने पहले पढ़ा था, वो स्टेगनेटेड हो चुका है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसकी परसेंटेज को बढ़ाने की जरूरत है। जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमारे इकोनॉमी में, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तभी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, साथ ही साथ पॉवर्टी को इरेडिकेट हम कर सकते हैं।
ये देख लेते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश स्टील इन इंडिया। अगर हम 2015 से 2019 की बात करें तो ये घटता बढ़ता रहा लगातार। 2015-16 में 106.60 मिलियन टन, 2016-17 में 120 मतलब 120 मिलियन टन, 2017 में 126 लगभग 127 के मान सकते हैं हम। 18-19 और 19-20 दोनों ही में इसका प्रोडक्शन जो है वो कम रहा कंपेयर टू 2017-18। तो प्रोडक्शन भी घटा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के आंकड़े हैं, तो अब रिसोर्सेज पे तो बिल्कुल डाउट कर ही नहीं सकते। Why is the per capita consumption of steel so low in India? इतना ऐसा क्यों है कि पर कैपिटा कंजप्शन है जो स्टील का वो इतना कम है? उसका कारण है गरीबी, उसका कारण है कि जो इंडस्ट्री सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो ग्रो नहीं कर रहा, वो स्टैग्नेटेड हो चुका है। उसके कई कारणों में से ये भी कारण है। मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिसिटी फर्नेंसी, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयरन। ज्यादातर हम स्टील स्क्रैप का यूज करते हैं, नई स्टील का यूज नहीं करते, स्पंज आयरन का यूज करते हैं। They have re-roller that use steel ingots as well. They produce mild and alloy steel of given specification. अब कुछ प्रोसेस देख लेते हैं स्टील ब्लास्ट फर्नेस की कि किस तरीके से स्टील की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल आयरन ओर को मेल्ट किया गया। लाइम स्टोन इज फ्लक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, लाइम स्टोन को ऐड किया गया आयरन ओर में, जो मेल्ट आयरन ओर है। साथ ही साथ जो उसका स्लैग था वो रिमूव कर लिया गया। कोक इज बर्न टू हीट द ओर, और कोक को जलाया गया ताकि वो ओर को और ज्यादा जला सके। जो मोल्टन मटेरियल था, पिघला हुआ जो मटेरियल है, poured into molds called pig iron, तो पिग आयरन यहां से मिल गया। फिर स्टील मेकिंग क्या है, पिग आयरन इज फर्दर प्योरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज। मेल्ट किया और इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज किया। फिर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, इन सब को ऐड किया गया ताकि हम उसको इस तरीके से बना सके ताकि ऑक्साइड उस पर रिएक्ट ना कर सके और वो स्टेनलेस स्टील हमें मिल सके। फिर रोलिंग किया, प्रेसिंग किया, कास्टिंग किया और फोर्जिंग किया। इन सब से मिल गया हमें क्या, शेप, मेटल का शेप मिला और स्टील हमारी मैन्युफैक्चर्ड हो गई। आगे बढ़ते हैं और एक मैप पे नजर डालते हैं। आयरन एंड स्टील प्लांट्स, हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था मिनरल्स में, बट प्लांट्स के बारे में नहीं बताया था। तब हमने आयरन ओर के बारे में बताया था, ये आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलती है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर आयरन ओर जहां पे मिलती है वहीं पे ही प्लांट है। अगर हम कुछ चीजों को छोड़ दें, जैसे भद्रावती वाला इलाका है कर्नाटका, तो कुदेरमुख के पास पड़ता है। विजयनगर का इलाका कर्नाटका में भी आयरन ओर की एबंडेंस ऑफ इसकी माइंस है। सालेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम चूंकि पोर्ट इसके नजदीक है इसलिए यहाँ पे है। भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, बोकारो, बनपुर, दुर्गपुर, ये वो इलाके हैं जहां पे ज्यादातर आयरन ओर पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का प्लेटो हो, उड़ीसा महाराष्ट्र बेल्ट हो, या फिर उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट हो, तो ये इन बेल्ट्स में आयरन ओर की जो पाई गई है, आयरन ओर पाई जाती है, रिजर्व जो है इसके वो काफी ज्यादा मात्रा में, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप सारे के सारे नाम ध्यान से पढ़िएगा। बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, दुर्गपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती, सालेम एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकार की जो कंपनीज हैं उनके बारे में जो सेल है, इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील। अगर हम 1950 की बात करें तो भारत और चाइना लगभग सेम क्वांटिटी स्टील की प्रोड्यूस करता था। बट अगर मैं आज की बात करूं तो चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और साथ ही साथ चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का। इसका मतलब वहां पे प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, साथ में कंजप्शन भी बहुत ज्यादा है चाइना का स्टील का। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का इसी रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। जो रिलेटिव एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ओर भी मिलती है, कोल की ओर भी मिलती है, लाइम स्टोन भी यहाँ पे मिल जाता है। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट आयरन ओर, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रोक्सिमिटी, चीप लेबर मिल जाते हैं, वास्ट ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल इन होम मार्केट। दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, हम अपनी पोटेंशियल पे इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे। ये इंपॉर्टेंट रीजन्स है, इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार चाहे वो पीसीएस हो आपका, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो सीबीएसई हो, सभी ने इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे ही हैं कि क्यों हम अपनी जो पोटेंशियल है प्रोडक्शन की उसको फुल्ली यूज नहीं कर पा रहे। सबसे पहला कारण, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल।
आपको पता होना चाहिए कि कोकिंग कोल, जिसको 100% कार्बन भी कहा जाता है, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है जापान से। उसके अलावा लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो हमारी लेबर है उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, कम है। तीसरा, इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो सप्लाई कट्स है, एनर्जी की सप्लाई इररेगुलर है, वो भी एक रीजन है इसमें। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो खैर ज्यादातर इंडस्ट्री के लैग करने में सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस, चाहे वो इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो उसकी कमी है, वो हम अभी धीरे धीरे उसको कवर कर रहे हैं। क्रूड स्टील के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, चाइना और भारत का एक कंपैरिजन कर लेते हैं, ये भी करना जरूरी है। 2015 की अगर मैं बात करूं और चाइना की बात करूं, तो चाइना ने कितना का प्रोडक्शन किया, 803.8 मिलियन टन, और इंडिया केवल 89। 2016 में 95.6, जबकि चाइना का 808.4 मिलियन टन। तो कहीं कंपेयर ही नहीं है, लगभग 8 गुना, 8 टाइम्स, और यहां पे जाके तो 9 टाइम्स हो गया। 2019 में 9 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्शन करता है चाइना भारत से स्टील का, तो कंपेयर ही नहीं है। तो हमें अपना पोटेंशियल का 9 गुना ज्यादा देना पड़ेगा, तब हम कहीं जाके चाइना के नजदीक पहुंच पाएंगे, ये हम इससे देख सकते हैं। अगर हम बात करें that we also import good quality steel, अगर हम गुड क्वालिटी स्टील की बात करें तो वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, मतलब हम जो हमारी स्टील की क्वालिटी है वो भी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए हम गुड क्वालिटी स्टील को इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज से। हाउएवर ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड, हमारी डोमेस्टिक डिमांड के लिए ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो काफी है, बट स्टिल जो गुड क्वालिटी स्टील है वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट have given a boost to industry with the effort of private entrepreneurs. There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. अब हमें किस चीज की जरूरत है कि हमें R&D पे पैसा खर्च करना होगा, ध्यान देना होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि हम अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आ पाए, जिससे हम अपना पोटेंशियल स्टील को प्रोड्यूस करने का वो ज्यादा यूज कर पाए। तो हमें ऐसा पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। आयरन ओर की तो बात हो ही गई, तो दूसरी सबसे इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री कौन सी है, एल्युमिनियम वाली। इट इज लाइट, रेजिडेंट टू कोरोजन, जंग नहीं लगता इसको, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. एलोय बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट में इसका यूज है, बर्तन बनाने में, तार बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग तो टोटल एल्युमिनियम की ही है, जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी वो। इट हैज गेन पॉपुलरिटी एज सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। पॉपुलरिटी क्यों मिली, स्टील का सब्स्टिट्यूट है, कॉपर का सब्स्टिट्यूट है, जिंक का सब्स्टिट्यूट है, साथ ही साथ लेड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इन सबका सब्स्टिट्यूट एल्युमिनियम में हमें मिला, तो इसलिए हमने एल्युमिनियम का जो प्रोडक्शन है, कंजप्शन है, वो ज्यादा कर दिया। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा। As you know that Odisha is the largest reserve of Odisha is the largest reserve of bauxite. Bauxite का सबसे ज्यादा रिजर्व उड़ीसा के पास है, लगभग 65% एल्युमिनियम उड़ीसा के पास है। ये समझ लो आप इस बात कि लगभग 65% तो उड़ीसा के पास है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये वो जगह है जहाँ पे एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की प्लांट हमारे लगे हुए हैं। बॉक्साइट की अगर मैं बात करूं तो बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर इज वेरी बल्की, डार्क रेडिश एंड कलर्ड रॉक। बॉक्साइट कैसा होता है, रेडिश होता है, बल्की होता है, साथ में कलर्ड रॉक्स रहती है। द फ्लो चार्ट गिवन बिलो shows the process of manufacturing aluminum, regularly supply of electricity इसको चाहिए, and assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for the location of industry. इसकी लोकेशन के लिए दो प्राइम फैक्टर क्या है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर की सप्लाई रेगुलर हो, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल हो नजदीक से नजदीक अवेलेबल हो, दोनों ही प्राइम फैक्टर है उसकी लोकेशन के लिए, आइडियल लोकेशन के लिए एल्युमिनियम स्मेल्टिंग की। देख लेते हैं किस प्रकार इसका वो होता है। सबसे पहले बॉक्साइट रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट की वायरिंग हुई, फिर रेल और शिप के द्वारा उसको ट्रांसपोर्ट किया गया, बॉक्साइट क्रस्ट एंड एल्युमिनियम डिसोल्व आउट, एल्युमिनियम रिफाइनरी, बल्क और शिप टू साइट ऑफ स्मेल्टर, स्मेल्टर के साइट पे उसको भेज दिया गया, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम रिफाइनरी, पिच फ्रॉम कोलेरी। अब साइरोलाइट
अब मोल्टन मेटल एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट, उसको एल्युमिनियम में मिला दिया गया, एल्युमिनियम स्मेल्टर, एल्युमिनियम स्मेल्टर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हमने दी इसको, तो हमें क्या मिला, एल्युमिनियम मिल गया। एक चीज और देख लेते हैं कि 4 से 6 टन बॉक्साइट, 4 से 6 टन बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, 4 से 6 टन से 2 टन मिलता है एल्यूमिना, क्योंकि बॉक्साइट से एल्यूमिना और एल्यूमिना से हमें मिलता है एल्युमिनियम, तो 1 टन हमें मिला एल्युमिनियम। मतलब कि 4 से 6 टन बॉक्साइट और के बाद हमें 1 टन एल्युमिनियम मिलता है। इट मींस दैट 20% केवल यूज का होता है और 80% रो मटेरियल, मतलब बाई प्रोडक्ट है किस्म से, आप समझ सकते हैं। इसका भी यूज आजकल हम कर रहे हैं, सलरी का, रोड बनाने में, वो सब हम करते हैं, तो इसका भी हम यूज कर ही लेते हैं। अगली जो इंडस्ट्री है हमारी, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है। इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स, चाहे वो बड़ी यूनिट्स हो चाहे छोटे यूनिट्स हो, दोनों ही तरह की यूनिट इसमें हमें देखने को मिलती है। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर। ऑर्गेनिक सेक्टर में भी और इनऑर्गेनिक सेक्टर में, दोनों में ही हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिली। इनऑर्गेनिक केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक्स, एडेसिव पेंट्स, डाइस, नाइट्रिक एसिड, alkali soda is used to make glass, soaps, detergent, paper, detergents and paper, caustic soda. These industries are widely spread over the country. ये इंडस्ट्री क्या है, पूरे कंट्री में ही फैली हुई है। Why do you think it is so? आपको क्यों लगता है कि ऐसा है? Organic chemicals include petrochemical. Organic chemical क्या क्या चाहिए? Petrochemical which are used to manufacturing for synthetic fiber, synthetic rubber, plastic, dyestuff, drug and pharmaceuticals. Organic chemical plants are located near oil refineries or petrochemical plants. The chemical industry is its own largest consumer. Basic chemicals undergo processing to further produce other chemicals. अन्य केमिकल के लिए यूज किया जाता है, that are used for industrial application, agriculture और directly for the consumer market. एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है, डायरेक्टली कंज्यूमर मार्केट के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंडस्ट्री में यूज होने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में भी इंटरमीडिएट गुड्स जिसको बोलते हैं, उनके लिए भी यूज किया जाता है। तो पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं जो आपको याद आता रहे। तो इसी के साथ हमारा जो पार्ट बी है वो कवर हो जाता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो यूनिट है इसके। तो पार्ट सी हम अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें पढ़ेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, जैसे कि फर्टिलाइजर, सीमेंट, ऑटोमोबाइल वगैरह के बारे में, और अन्य इंडस्ट्री जैसे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो आजकल का जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है वो क्या है कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किस प्रकार हो रहा है, इस मिनरल एक्सप्लोरेशन से, इंडस्ट्री से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हमारा इन्वायरमेंट कैसे डिग्रेड हो रहा है, उसको कैसे कम करें, इन्वायरमेंट पोल्यूशन को कैसे कम करें, उस पर बात करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अपने जो फीडबैक्स हैं या डाउट है उसको बताना ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।